बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से आ रही है। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला यूनिक कोड। 3 अंक का मिला कोड DXN है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड साल 2024 दिसंबर तक पहले रनवे का काम होगा पूर्ण। पहले रनवे के लिए जोर शोरों से चल रहा काम। एयरपोर्ट का निर्माण कर रही ज्यूरिक कंपनी के CEO ने की घोषणा। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला यूनिक कोड। मंडलीय खेल एवं विकास प्रोत्साहन समिति ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल का मैदान विकसित किया जाएगा तथा ओपन जिम खोले जाएंगे। इस आशय का निर्देश मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने दिया है। वे खेल एवं प्रोत्साहन विकास की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के किनारे ओपन जिम खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अन्य आवासीय विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मंडल खेल समिति आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल किट एवं अन्य खेल सामग्री देकर प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए मंडलायुक्त ने निर्धन खिलाड़ियों का चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खेल आयोजनों से बैंक एवं जनपद में सक्रिय विभिन्न एसोसिएशन को जोड़ा जाए। संवाददाता इमरान अहमद अंसारी की रिपोर्ट। हाथरस पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष आदि ने भाजपा कार्यालय पर गुलदस्ता व प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सांसद, विधायक व समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ जय श्री राम उद्घोष के साथ बैठक शुरू कर दी गई। उप मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंघल की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया और बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के महानायक अशोक सिंघल जी को सत सत नमन किया गया है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 चुनाव के लिए तैयारी मंत्रों को कार्यकर्ताओं को देने पहले मीडिया को पर्यावरण की शुभकामनाएं देते हुए मीडिया को अलविदा कह दिया। का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक पूज्य अशोक सिंघल जी की आज जन्म जयंती है। जयंती के अवसर पर मैं पूज्य अशोक जी को नमन करता हूँ और उन्होंने जिसके लिए संघर्ष किया, अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में बनकर के खड़ा हो जाए और आज मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का दिन पूज्य अशोक जी की जयंती और भगवान श्री रामलला का जो भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा, आज विश्व पर्यटन दिवस, धार्मिक आज उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में सबसे अधिक धार्मिक पर्यटकों को अयोध्या, मथुरा, काशी, डेहरी, हाथरस यहाँ भी उसका हिस्सा है। तो आज विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामना देते भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री शरद महेश्वरी जी, पार्टी के और जिले के प्रभारी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्री राजवीर जी,
गांव में लगा गंदगी का अंबार, टूटी फूटी नालियां, गांव के बगल जल निकासी न होने के चलते गांव में फैली गंदगी। बुखार से ग्रसित हुआ पूरा गांव। ग्रामीणों के अनुसार बुखार के चलते पिछले 15 दिनों में अब तक 4 लोगों को हो चुकी है मौत। 2 दर्जन से अधिक लोग आज भी बुखार से हैं पीड़ित। सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इस समय बढ़ रहे बुखार के अधिक मरीज। ग्रामीणों का आरोप, ग्राम प्रधान ने आज तक गाँव के तरफ नहीं दिया ध्यान। जगदीशपुर के गांधीनगर पालपुर गाँव का है पूरा मामला। आशा, कौन सा गांव है ये? गांधीनगर पालपुर। क्या मामला है आपके इलाके में? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है बुखार और यही पलटी होती है। हम लोग जाते हैं सरकारी में, भी कोई नहीं लेता सरकारी में, तो हम जाते के बोल देते इसके ब्लेड नहीं है, तो हम सूर्या में भागते हैं। सूर्या में भी इतना पैसा लगता है, तो सारा बर्तन, खाने का चावल दाल सब कुछ हमने बेच डाला, कुछ भी नहीं है। सब लोग भाग रहे हैं कि यहाँ पर वारिस सेगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तो आधे लोग तो भाग गए। 4 मृत्यु हो गई, 3 लड़कियाँ और 2 आदमी मर गए। किस कारण से? यही डेंगू के कारण से, डेंगू मलेरिया से। डॉक्टर लोगों के यहाँ जाते तो कहते हैं डेंगू है, तुम लोग को ब्लेड नहीं है, लाओ। छोटे छोटे बच्चे लोग सबका ब्लेड निकल गए, गांव में कोई नहीं बचा है। अब जब काम बूथ के लिए हम लोग के जिंदगी हमें में शक्ति नहीं, हम कैसे काम करेंगे? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, भूख से मर रहे हैं हमारे गांव में, इलाज कोई नहीं कर रहा है और ये बीमारी और बढ़ रही है। हमें कोई सुविधा दें। नाम है आपका? रवि नाम है। रवि जी, क्या मामला है आपके इलाके में? क्या दिक्कतें हैं? इलाका है, गंदगी ज्यादा है यहाँ पे। सप्लाई करने वाले कोई नहीं आ रहे, नहीं दवाई छिड़कने वाले यहाँ कोई आ रहे हैं। समस्या क्या हुई आपके गांव में? ये डेंगू का है, बहुत बुरा वायरस चल रहा है इस गांव में। एक गिरता है तो दूसरा उठता है, दूसरा गिरता है तीसरा उठता है। ये समस्या है। कुछ मौतें हुई क्या? 4 मौतें हो चुकी हैं गाँव में, और कुल मिला के मान के चलो अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। कितने लोग भर्ती हैं लगभग? कम से कम होंगे 50 से ऊपर लोग भर्ती होंगे। कुछ निकल आए हैं, कुछ हैं अभी। तो 4 मौतें हो चुकी हैं। हमारी यही दरखास्त है सरकार से, साफ सफाई की जाए और यहाँ से दवा छिड़काया जाए, और कुछ हमको मदद दें हमको। जहाँ तक है किसी के घर में राशन नहीं बचा है, राशन पानी मिले, इलाज मिले हमको, यही हमारी मांग है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से आ रही है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षिकाओं द्वारा बनाई जा रही रील। फिल्मी गानों पर बनाई गई शिक्षिकाओं की रील हुई सोशल मीडिया पर वायरल। गजरौला विकासखंड के खुंगावली कंपोजिट विद्यालय का मामला। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षिकाएं रील इस समय कर रही हैं डांस। खबर ये आई है वहाँ है मेरी बुंदेलखंड के महोबा में नवरात्र को लेकर पश्चिम बंगाल के मूर्ति कलाकार की कलाकारी के बुंदेले कायल हो रहे हैं। करीब 25 वर्षों से अपनी कला की खूबसूरती से मिट्टी की मूर्तियों को जीवंत रूप देकर नवरात्रि पर उन्हें तैयार करने में जुटे हैं। कलकत्ता के दास इस नवरात्रि पर 500 से अधिक मूर्तियों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। महोबा में करीब 25 वर्षों से कोलकाता के कलाकार के दास ने अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखी है। वहीं बताते चले कि कई वर्षों से काम करते आ रहे महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों में हम अपनी व अपने कलाकार द्वारा मिट्टी से तैयार की गई मूर्तियों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। मूर्तियों को बनाने में करीब 5 से 6 महीने का लंबा वक्त लगता है, मगर नवरात्रि के मौके पर 151 मूर्तियों से अधिक मूर्तियां पूरी तरह बनकर तैयार हो गई हैं। उनमें मशीनों के द्वारा रंग देने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्या नाम है और कहाँ से आते हैं आप? जी, हम कलकत्ता से आते हैं। के दास मेरा नाम है और मैं 4 महीने से यहाँ पे लगाए हुआ हूँ, 8-9 आदमी का टीम लेके, और ये मूर्तियाँ अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है इसका। अभी घिसाई मजाई, ये सफ़ेदी हो रहा है, इसके बाद कलर होगा, सजावट होगा। अब 10-20-21 दिन बचा हुआ है, इसमें पूरा कंप्लीट करना है। अब तेज़ी से लगा हुआ है काम, और बुकिंग भी करीब करीब होने जा रहा है। मतलब 50-60 मूर्ति का हो चुका है और 110 करीबन मूर्ति बनी है। ये हम तिवारी जी की ही जगह में कर रहे हैं काम। तिवारी जी के किराए से लेके काम कर रहे हैं। कितने साल से आप होगा? ये करीब 25-30 साल हो गए हैं। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनाने में तो करीब करीब 10 से 12 दिन लग जाता है, और सब कारीगरों को लेके साथ में करने में समय लगता है, इसमें फिनिशिंग देने में।
प्रयागराज से मिर्जापुर आते समय मेजा में बाइक सवार को बचाने में अपने ही काफिले के वाहन से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की कार टकरा गई। एक्सीडेंट में मंत्री के घायल होने पर उन्हें दूसरे वाहन से मिर्जापुर ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच एवं इलाज प्रारंभ किया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की देखरेख में किया जा रहा है उपचार। बताया कि मंत्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। यह हादसा प्रयागराज जनपद के मेजा थाना इलाके में हुआ है। एक रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल प्रयागराज सर्किट हाउस से मिर्जापुर के लिए अपने स्टाफ कर के साथ सुबह रवाना हुए थे। उन्हें मिर्जापुर अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पहुंचना था। काफिले के साथ उनका वाहन गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच मेजा थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के लिए आगे के वाहन ने ब्रेक मारा। मंत्री जी का वाहन काफिले के वाहन से टकरा गया। हादसे के दौरान एयर बैग नहीं खुला। बताया गया है कि सीट बेल्ट बांधने के बाद ही एयर बैग खुलता है। वाहनों की टक्कर में आशीष पटेल वाहनों की टक्कर में अचानक आगे की तरफ टकरा गए, जिससे उनके पैर हाथ की उंगली में चोट आई है। मस्कुलर इंजरी हुई है। मिर्जापुर ट्रामा सेंटर लाया गया है। एक्सरे और जांच में कोई गंभीर चोट नहीं मिली है। ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि माननीय मंत्री जी आशीष पटेल जी का अभी इलाहाबाद से मिर्जापुर आते समय रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो इस समय अस्पताल में है और स्टेबल मैंने सारे एक्सरे भी हो गए, अल्ट्रासाउंड हुआ है। मस्कुलर इंजरी है पूरी बॉडी में, कहीं फ्रैक्चर अभी नहीं है और चेस्ट एक्सरे सब करा लिया है। स्टेबल है, नॉर्मल है, बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जैसा कि थोड़ा मेडिसिन ओरली देनी है, तो अभी चाय नाश्ता भी करा के इसके बाद जो होगा वो आपको हम फिर इसके बाद बता देंगे। क्या हुआ है, कहाँ कहाँ इंजरी है इनके हाथ में? जैसे दोनों ये रिंग फिंगर है बाएं हाथ की और मिडिल फिंगर है, उसमें हल्का सा फर्स्ट फेलेंजिस में ब्लड क्लॉटिंग है वो पे, और इसके बाएं हाथ में रिस्ट जॉइंट पर हल्का सा जर्क है। दोनों नी जॉइंट पे पेन है। तो ये मस्कुलर इंजरी है और मस्कुलर अभी सब कुछ चेक कर लिया है, कहीं फ्रैक्चर नहीं है, सेफ हैं, बोल चाल रहे हैं, आराम से लेटे हैं और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके बाद मेडिसिन देने के बाद हम जैसा होगा अभी इसके बाद और अभी 1 घंटा रोकेंगे। अभी आगे नहीं ला लेना ना। आप लोग साइड आ जाओ। अरे भैया साइड डॉक्टर साहब सीएमओ साहब को जान लीजिए। बस कोई भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध अतिक्रमण पर गरजेगा जिला पंचायत का बुलडोजर, होंगे मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार भूमाफियाओं व अपराधियों पर कहर बन के टूट रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से भूमाफियाओं व खनन माफियाओं पर लगातार एमडीए का बुलडोजर मदमस्त हाथी की तरह अपना कार्य कर रही है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में भूमाफिया व खनन माफिया की कई संपत्तियों पर एमडीए की कार्यवाही की जा चुकी है। उसी के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाए जा रहे कारखाने व प्लाटिंग पर अब योगी बाबा का बुलडोजर गरजेगा, जिसको लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अधिकारी पवन कुमार गोयल ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे प्लॉटिंग के कार्य व कारखाने को चिन्हित कर लिया है और लगभग 50 से अधिक अवैध कॉलोनी व 10 से अधिक कारखाने को नोटिस जारी कर किया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत अधिकारी पवन कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी अवैध रूप से निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराने होंगे जिला पंचायत से नक्शे पास, वरना लगातार कार्यवाही के लिए रहें तैयार। राज्यसभा संसद के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के द्वारा दिए गए ठाकुरों पर जातिगत टिप्पणी करने के मामले में जहां मनोज झा अपनी पार्टी के ही निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं यूपी में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि यूपी की बस्ती जिले के हरैया सीट से विधायक अजय सिंह ने आज मनोज झा को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मनोज झा के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का इतिहास आदर्शवादी पार्टी के रूप में कभी नहीं रहा।
ये जातिगत पार्टी है, इनको जाति के अलावा कुछ नहीं दिखता। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं और हम सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वालों में से हैं, तो इसलिए मनोज झा का बयान बेहद ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि संसद में पेश महिला आरक्षण बिल सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि भारतीय समाज में नारी का स्थान कभी दया भाव का नहीं रहा। इसका उदाहरण है पहले सीता, फिर राम, पहले राधा, फिर कृष्णा, धरती माता और गंगा मैया। तो इसलिए भारत में नारी का स्थान कभी भी दोयम दर्जे का नहीं रहा। विपक्ष महिला बिल को लेकर दोयम दर्जे की राजनीति कर रही है। आरजेडी पार्टी घोर जातिवादी पार्टी है जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। ठाकुरों के ऊपर संसद के अंदर विवादित टिप्पणी पर विधायक अजय सिंह ने हमला करते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर 2024 में सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का पटना से सफाया होने जा रहा है, जिसको देखते हुए इन नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए ये लोग अनाप शनाप बोलने लगे। ऐसे लोगों पर मुझे यही कहना है कि हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। मेरी राय में मनोज झा को सभी सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल संसद के अंदर जिस तरह से राजद सांसद में ठाकुर पर टिप्पणी की है, उससे उनके ही पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि उनके इस बयान से उनकी ही पार्टी के नेता और विधायक उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जातिगत टिप्पणी मामले पर वो राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि मनोज झा माफी मांगते हैं या ये मुद्दा और तूल पकड़ता है। आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने संसद में एक ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी ठाकुरों से संबंधित। क्या संसद में एक जात को लेकर टिप्पणी करना आप कहाँ तक सही बात है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास, इनका कोई आदर्श नहीं है। ये कोई आदर्शवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी पार्टी। इनको जात के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इनका जो विचार है और जो उन्होंने कहा है, इनको समझना चाहिए कि हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। सबके सुख दुख में सहभागी बन करके सबके दुख को बांटने वाले लोग हम लोग हैं। और मनोज झा जी ने जो कहा है, मनोज जी ने निहायत आपत्तिजनक है। उनकी जो बाणी है, उन्होंने जो कहा है, ये आपत्तिजनक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज के लिए तो जात की बात करनी ही नहीं चाहिए उनको। महिला आरक्षण बिल जो पेश हुआ है, ये आजादी के पहले, आजादी के बाद सामाजिक न्याय में इससे बड़ा कदम और कोई आगे बचा नहीं था। ये सबसे बड़ा कदम है सामाजिक न्याय का। उनका कहना है कि ये जो बिल लाया गया है कि दया भाव से लाया गया है, तो क्या दया भाव में अधिकार की कोई? भारत में नारी कभी दया भाव की नहीं रही। पहले सीता तब राम, पहले पार्वती तब शंकर, पहले राधा तब श्याम, धरती माता, गंगा मैया। भारत में और भारत की संस्कृति में कभी भी जो नारी शक्ति है, ये कभी भी दोयम दर्जे की नहीं रही है। उनका अपना विचार है, जिस विचार को व्यक्त कर रहे हैं, ये उनका अपना विचार है जो व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत हमेशा, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाते हो, ये किस आधार पर उन्होंने कह दिया। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाते हो। शक्ति चाहिए, दुर्गा मैया के पास जाते हो। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के लोग हैं। यहाँ नारी की पूजा होती है। तो ये ठाकुर को अपने अंदर से निकालना, ये किस परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं? देखिए, उनका विषय है। कह तो रहा हूँ, ये घोर जातिवादी लोग हैं। घोर जातिवादी, वो जो पार्टी का सिद्धांत है, जिस नींव पर पार्टी बैठी हुई है, किसी सिद्धांत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं बैठा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का आधार ही जाति है। उनके वो जाति की मानसिकता उनके बाहर से नहीं निकल पा रही है, वो नहीं जा पा रही है। वो कुछ भी नाम आप बोला करते हैं। ठाकुर का ऐसा इतिहास तो रहा नहीं है कि संसद में टिप्पणी करे, वो भी एक सांसद। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यूनाइटेड का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी दलों का सफाया होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लोकसभा की सभी सीटें जीतने जा रही है। तो अनाप शनाप मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो आदमी ऐसे अनाप शनाप बातें करता रहता है और हाथी अपने रास्ते पे जाती रहती है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। मनोज झा को निश्चित रूप से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए
और सभी समाज से क्षमा मांगना चाहिए उनको। संवाददाता बीपी न्यूज से आज बस्ती के रोडवेज पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक दुकान है, मोबाइल का शॉप है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ लोन पर फ़ोन, इसका क्या मतलब है, लोगों को यही जानकारी देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लोग मतलब इससे क्या समझेंगे और इससे क्या सीख मिलेगी। तो दुकान में अंदर चलेंगे और दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेके हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए दुकान के अंदर चलते हैं। सर, आपके दुकान पे मतलब बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस पे लोन पर फ़ोन, तो इसका क्या मतलब है सर, लोग क्या समझेंगे इससे, क्या मतलब आप लोन पे फ़ोन आप जो है किसी को भी चाहिए, जैसे महंगे फ़ोन चाहिए आपको, आईफोन आपका लॉन्च हुआ है अभी 15 और 15 प्रो, तो लोन पे फ़ोन कोई भी आपको ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको मिनिमम चाहिए, सिविल अगर बहुत अच्छी है तो 0 पे भी दे देंगे हम, अगर सिविल कुछ नहीं है तो भी हम उनको फ़ोन दे देंगे, बट उसमें कुछ डाउन पेमेंट आएगा। अच्छा। और 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या लग रहा है? नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। अच्छा, हाँ, इतना चीज रहेगा तो उनको फोन मिल जाएगा, फोन दे देंगे हम, आईडी कहीं की भी रहे। सर, यहाँ पे आईफोन का नया लॉन्च हुआ है, फोन 15। जी, तो यहाँ मतलब कस्टमर को मिल नहीं रहा है, तो आपके पास है क्या? तो आपको चाहिए होगा, आपको बुकिंग कराना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और बट बुकिंग के बाद भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मान लीजिए कोई अगर जो बुकिंग करवा रहा है तो उसको मिल जाएगा फोन? बिल्कुल फोन मिल जाएगा, के अंदर मिल जाता है, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, अभी 15 तो लॉन्च हो गया है, जब से लॉन्च हुआ है तभी से मेरे पास मिल रहा है। कौन सा मॉडल इसमें लॉन्च हुआ है? 15 लॉन्च हुआ है, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है इसका। हाँ, अच्छा, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में काफी बदलाव किए गए हैं, और 15 प्रो में भी, 15 में भी काफी। हाँ जी, अच्छा, पूरा अपडेट हो गया है। तो ये आप 1 हफ्ते के अंदर मतलब कस्टमर को दिला देंगे। अगर जो कोई कस्टमर आपके पास आता है फोन लेने के लिए तो उसको 1 हफ्ते में फोन मिल जाएगा। हाँ। सर, ये बताइए इसका प्राइस क्या होगा? 15 का आप अगर लेना चाहते हैं आपको तत्काल मिल जाएगा। जी। साथ आपको पड़ेगा ये 79,990 रुपए में, ठीक है। और स्पेशल भी मैं ऑफर दे दूंगा उसमें, ठीक है। और आपके पास और कौन कौन सा फोन है? कंपनियां आपको जो आप कहिएगा सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जो भी आपको कंपनी चाहिए सारी कंपनियां। मान लीजिए आपके पास कोई फोन नहीं है और कस्टमर को वही फोन चाहिए, तो इसके बारे में मतलब उसको कैसे मिलेगा फोन? भाई ज्यादातर तो फोन हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, अगर नहीं होते हैं वो, हाँ, अगर वो नहीं होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाएगा उनको। अच्छा, थोड़ा टाइम ले लेंगे, मतलब टाइम लेके उनको फोन प्रोवाइड किया जाएगा। जी, ज्यादातर फोन वैसे 99% फोन मिल जाएंगे आपको। जी। और मतलब आपका ये हर कंपनी का फोन आपके पास मिल जा रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे लोन पे फ़ोन मिल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है और भाई से मिलना है, भाई मतलब आपको फ़ोन देंगे और जो भी होगा ये सब यहाँ पे समझा देंगे। सर, किसी को आईफोन वाला जो नया लॉन्च हुआ है फोन 15, अगर जो किसी को ज़रूरत है, लेना चाहता है, तो वो आपके दुकान पे कैसे आएगा? आपको रोडवेज तिराहा, जी, स्टेशन रोड, इंडिगो होटल के नीचे। जी, ये आपका पूरा एड्रेस है। भैया का नंबर भी दे देंगे और मोबाइल पे नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस नंबर पे भी आप फ़ोन करके भैया से बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर, छोटा भाई बड़े भाई को कर रहा है प्रताड़ित। पीड़ित शमसुद दोहा ग्राम अमौली थाना पुरानी बस्ती का निवासी है। पीड़ित के पिता द्वारा एक डीड तैयार किया गया अपने जीवन काल में कि शमसुद दोहा की मां, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, उसकी देखभाल शमसुद दोहा को सौंपी जाएगी और उनके पेंशन की रकम शमसुद दोहा की मां के देखभाल में खर्च किए जाएंगे। शमसुद दोहा का छोटा भाई बदरुद्दुजा 19 वर्षों से अलग रह रहा था और अब पेंशन की राशि के लालच में मां को अपने साथ ले जाना चाहता है। शमसुद दोहा ने बताया कि पुलिस में उसका छोटा भाई झूठी शिकायत करके उसको प्रताड़ित कर रहा है और घर में घुसकर मार पीट भी करता है। शमसुद दोहा की पत्नी के साथ गाली गलौज भी किया और धक्का देकर उसको नीचे गिरा दिया, जिसके कारण उसे चोट आया और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुद दोहा, ग्राम अमौली, थाना पुरानी बस्ती, जिला बस्ती का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ है? मेरा भाई मुझे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित कर रहा है। क्या नाम है भाई का? बदरुद्दुजा। मतलब क्यों कर रहा है, कुछ वजह होगा ना? मेरी माँ दिमागी रूप से विक्षिप्त है, अच्छा बुरा समझ नहीं पाती है। जी। मेरे पिताजी एक नोटरी बयान हल्फी द्वारा मेरे को हवाले करके गए हैं। मैं शुरू से माँ बाप के साथ रहा। इनकी शादी 19 साल पहले हुई, ये अलग रह रहे थे और एक पैसे का साथ ना देना और ना माँ बाप की सेवा करना और
हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करना इनका पेशा था, पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर। 12 अगस्त को इन्होंने एक तहरीर दी कि मेरी माँ को बंधक बना के रखे हैं, मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं। जब मैं मिलने जाता हूँ तो मुझे भद्दी भद्दी गाली देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। तो आपने पुलिस में शिकायत की कि नहीं इसकी? पुलिस तो मुझे खुद ही उनके आधार पर बुलाई और पैसे के लिए तोड़ मोड़ करती रही और परेशान करते रहे। 16 अगस्त को मैं लखनऊ गया था। ये दीवार मकान बनाने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे। मेरा बेटा बोला चाचू आगे मत बढ़ाइए। वो कहे मेरा मैं चाहे जो करूं। मेरा बेटा चुप हो गया, चुपचाप चला गया चौकी में। वहाँ एक तहरीर दिया। इन्होंने फ़ोन करके मेरे भाई को एक एप्लीकेशन लिख के आओ और 151 में बंद करने लगे मेरे बेटे को। इसलिए मेरा बेटा इनको 10,000 रुपया दिया। इस तरह ये प्रताड़ित करते रहे। 21 अगस्त को ये लखनऊ में थे। 20 अगस्त को इनकी पत्नी किसी रूप से अपने घर में घुस गई, जो कि इनके पत्नी और इनमें विवाद चल रहा है। और इन्होंने मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम, मेरे 2 बेटों का नाम और अपनी पत्नी का नाम की एक तहरीर दी चोरी का। जबकि ये लखनऊ में थे, मोबाइल पे 112 बुलाना चाहिए, 112 आ गई। लेकिन मुकामी पुलिस 12-13 की झुंड में आके मुझसे नोक झोंक तकरार किए। मैंने कहा कोई सबूत हो तो दीजिए, तब तो आप कह रहे हैं कि मैं चोरी किया हूँ। इनकी पत्नी करी, मैं चाहे जिस तरह घुसी मैं घुसी हूँ, इनमें कोई दो नहीं है। और ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी का नाम सुनते ही सब लोग भागने लगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस उपाध्यक्ष महोदय से, न्यायाधीश महोदय से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनती है कि कमलेश गौड़, RB यादव, भास्कर सिपाही, इन लोगों की जांच कराई जाए। मेरे भाई का मोबाइल नंबर, वकील अजय शुक्ला की मोबाइल नंबर और कमलेश गौड़, RB यादव व भास्कर सिपाही, ये पांचों की मोबाइल डिटेल निकाल के देखा जाए कि सत्य है, कार्रवाई उचित की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए। धन्यवाद।